तो कल्पना कीजिए एक बहुत ही आम सदृश एक सुपरमार्केट के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा है। और मुझे अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल। अचानक से उसे किसी बात पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है और जमीन पर पैर पटक रहा है, जो कि बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति होती है। है ना? ऐसे में आसपास खड़े लोग घूर रहे होते हैं और माता पिता को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करें। अक्सर ऐसे में हमारी पहली प्रक्रिया होती है बच्चे को डांटना। हाँ, या फिर उसे जबरदस्ती बस शांत होने के लिए कहना। सही बात है। लेकिन मतलब क्या कभी किसी को सिर्फ शांत हो जाओ कहने से शांति मिली है? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे गुस्सा और बढ़ जाता है। वही तो क्या हो अगर उस बच्चे को डांटने के बजाय उसे एक काल्पनिक हॉट चॉकलेट का कप थमा दिया जाए? एक काल्पनिक कप? हाँ, आज की इस गहन चर्चा में हम इसी जादुई और थोड़ा अजीब लगने वाले तरीके के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। ऑडियो सूत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज का हमारा स्रोत है एक बेहद दिलचस्प किताब ब्रीथ लाइक अ बेयर, किरा विली द्वारा लिखी गई और एनी बेट्स के शानदार चित्रों से सजी ये किताब। जो ऊपर से देखने में शायद सिर्फ बच्चों के लिए कुछ सरल माइंडफुलनेस या सचेतनता अभ्यासों का संग्रह लगती है। बिल्कुल, लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि बच्चे कैसे शांत रहे, बल्कि ये समझना है कि भालू की तरह सांस लेने या शेर की तरह दहाड़ने की ये आसान तकनीकें असल में हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे हैक करती हैं। हाँ, और इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत ना इसकी लेखिका की पृष्ठभूमि में छिपी है। किरा विली, है ना? हाँ, किरा विली कोई पारंपरिक मनोवैज्ञानिक या डॉक्टर नहीं है। अच्छा। नहीं, वो एक बाल संगीत कलाकार और योग विशेषज्ञ हैं। उनका जो रॉकिंग योग कार्यक्रम है वो बहुत प्रसिद्ध है। वाओ! और उन्हें पेरेंट्स चॉइस गोल्ड अवार्ड जैसे बड़े सम्मान मिल चुके हैं। तो मतलब उनका बैकग्राउंड काफी अलग है। बिल्कुल। अब ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक संगीतकार ये बहुत अच्छी तरह समझता है कि लय, ध्वनि और शारीरिक गतिविधि का इंसान के दिमाग पर क्या असर होता है। क्योंकि बच्चे तो एक जगह चुपचाप बैठ के ध्यान लगा ही नहीं सकते। सही कहा। उनके शरीर में ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह होता है। किरा विली ने उसी ऊर्जा और चंचलता को एक उपकरण में बदल दिया है। और एनी बेस के चित्र इन अभ्यासों को जानवरों और प्रकृति से जोड़कर और भी ज्यादा जीवंत बना देते हैं। एकदम सही। ये बात ना मेरे दिमाग में एक नई बत्ती जला रही है। मतलब हम अक्सर माइंडफुलनेस का मतलब ये निकालते हैं कि किसी शांत पहाड़ पर आंखें बंद करके बैठना, जो कि बच्चों के लिए तो लगभग असंभव है। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए और सच कहूं तो हम वयस्कों के लिए भी वर्तमान क्षण में रहने का मतलब है कि इस वक्त हमारे शरीर के अंदर और बाहर क्या हो रहा है उसे महसूस करना। और इसमें सांसों का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल। स्रोत में एकाग्रता बढ़ाने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास दिया गया है जिसका नाम है रेनस्टॉर्म, यानी बारिश का तूफान। हाँ, इसमें होता यह है कि बच्चे को कल्पना करनी है कि बारिश आ रही है। शुरुआत होती है दोनों हाथों को आपस में रगड़ने से, जिससे हवा चलने जैसी सर सर की आवाज आती है। फिर हाथों की उंगलियों को धीरे धीरे अपनी जांघों पर थपथपाना होता है, जैसे बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही हों। अच्छा, और फिर गति तेज होती होगी? एकदम। फिर गति तेज होती है, भारी बारिश। उसके बाद ऊपर हाथ करके जोर से ताली बजानी होती है, जैसे बिजली कड़की हो। वाह! और फिर बादलों की गरज के लिए पैरों को जमीन पर जोर जोर से पटकना होता है। ये तो बहुत ही ऊर्जावान है ना? इसके बाद पूरी प्रक्रिया को धीरे धीरे उल्टा करते हुए वापस शांति पर आना होता है। अगर मैं इसे अपने नजरिए से देखूं तो ये मुझे एक अटके हुए कंप्यूटर की याद दिलाता है। वो कैसे? मतलब जिस तरह जब कंप्यूटर कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ खुलने से हैंग हो जाता है, हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं। ये रेनस्टॉर्म अभ्यास उस बच्चे के ओवरलोडेड दिमाग को एक लयबद्ध शारीरिक कार्य देकर उसे रिफ्रेश कर देता है। वो एनालॉजी बहुत सटीक है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जो तंत्र यहाँ काम कर रहा है उसे मनोविज्ञान में सेंसरी एंगेजमेंट कहा जाता है। सेंसरी एंगेजमेंट? हाँ, जब कोई बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता या बहुत अधिक उत्तेजित होता है तो उसका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा होता है। तब उसे कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल। ऐसे में शांत हो जाओ कहना इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उस वक्त बच्चे के दिमाग का वो हिस्सा जो तार्किक सोच और आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे हम
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। एकदम सही। वो हिस्सा पूरी तरह से हावी हो चुकी भावनाओं के कारण ऑफलाइन हो जाता है। मतलब उसका सिस्टम हैंग हो चुका है। हाँ। अब रेनस्टॉर्म जैसे अभ्यास क्या करते हैं? हाँ। वे स्पर्श, सुनना और शारीरिक गति जैसी कई इंद्रियों को एक साथ किसी एक काम में व्यस्त कर देते हैं। अच्छा। तो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। हाँ। जब दिमाग को हाथों के रगड़ने की आवाज भी सुननी है, जांघों पर स्पर्श भी महसूस करना है, और पैरों को पटकने का निर्देश भी देना तो है। उसके पास रोने या चिल्लाने के लिए जगह नहीं बचती। बिल्कुल। उसके पास भटकने या किसी और विचार में उलझने के लिए बैंडविड्थ ही नहीं बचती। बिल्कुल। ये भटके हुए विचारों के चक्र को तोड़कर दिमाग को तुरंत वर्तमान में खींच लाता है। वाव। लेकिन रुको, मुझे यहाँ एक चीज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बताइए। एकाग्रता के लिए किताब में बनी ब्रेथ यानी खरगोश जैसी सांस का भी जिक्र है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। इसमें बच्चे को एक खरगोश की तरह नाक से 3-4 छोटी और तेज सांसें लेनी होती हैं और फिर मुंह से सांस छोड़नी होती है, और पेट पर हाथ रखकर ये महसूस करना होता है कि सांस लेते वक्त मांसपेशियां कैसे काम कर रही हैं। मेरी उलझन ये है कि तेज तेज सांसें लेना तो घबराहट या पैनिक का लक्षण होता है ना? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। मतलब अगर कोई बच्चा पहले से ही चंचल है तो उसे खरगोश की तरह तेज सांसें लेने को कहना तो आग में घी डालने जैसा नहीं होगा? ये उसे और हाइपर क्यों नहीं करता? यहीं पर श्वास नियंत्रण का विज्ञान काम आता है। घबराहट में जो तेज सांसें ली जाती हैं वे अनियंत्रित होती हैं और बहुत उथली होती हैं। उथली मतलब जो सिर्फ छाती तक सीमित रहती हैं। हाँ बिल्कुल। इससे शरीर को लगता है कि कोई बड़ा खतरा है। लेकिन बनी ब्रेथ में जो छोटी छोटी सांसें ली जा रही हैं वो पूरी तरह से सचेत और नियंत्रित हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चा खुद वो कर रहा है। ये उस चंचल ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे एक सुरक्षित और संरक्षित ढांचा प्रदान करता है। वाओ, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। हाँ, जब बच्चा अपनी मर्जी से तेज सांस लेता है और फिर एक लंबी सांस छोड़ता है तो वो असल में अपने नर्वस सिस्टम को ये संदेश दे रहा होता है कि मेरे शरीर की गति पर मेरा खुद का नियंत्रण है। ये तो बहुत ही पावरफुल है। इसी तरह किताब में 1 2 3 क्लैप और ट्विस्टर जैसे अभ्यास भी हैं, जिनमें गिनती के साथ ताली बजानी होती है या शरीर को अलग अलग दिशाओं में मोड़ना होता है। बिल्कुल। ये अभ्यास बच्चे की उस अतिरिक्त ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। इससे वे अनजाने में ही आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल सीख जाते हैं, बिना ये महसूस किए कि उन पर कोई अनुशासन थोपा जा रहा है। हाँ। मतलब हम ऊर्जा से लड़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल। बल्कि उसे एक नया रास्ता दे रहे हैं। एकदम सटीक। अब जब एकाग्रता आ गई है तो उस बड़ी समस्या पर आते हैं जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, तनाव और गुस्सा, जो कि सुपरमार्केट में हुआ था। हाँ, भावनाओं का जो अचानक से विस्फोट होता है उसे संभालना सबसे मुश्किल है। इसके लिए स्रोत में एक तरीका है, स्क्रंच एंड लेट गो। ये मेरा पसंदीदा है। इसमें बच्चे को अपने पैरों की उंगलियों से लेकर पैरों की मांसपेशियों, पेट, हाथों की मुट्ठियों और यहाँ तक कि चेहरे और आंखों को पूरी ताकत से सिकोड़ना होता है, एकदम टाइट। हाँ, पूरे शरीर को जकड़ लेना। और फिर एक गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए शरीर की सारी मांसपेशियों को एक साथ ढीला छोड़ देना होता है। ये मुझे किसी भारी स्प्रिंग की तरह लगता है, जैसे एक सख्त स्प्रिंग को सुरक्षित रूप से खोलने के लिए पहले उसे पूरी ताकत से नीचे की तरफ दबाना पड़ता है ताकि सारा तनाव एक जगह इकट्ठा हो जाए। बिल्कुल। और फिर जब आप उसे छोड़ते हैं तो वो पूरी तरह से खुल जाता है। अच्छा, तो ये वैज्ञानिक रूप से प्रूवन है। बिल्कुल, ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन और बाल अनुकूल संस्करण है। जब कोई इंसान तनाव या गुस्से में होता है तो उसके शरीर की मांसपेशियां अनजाने में ही सख्त हो जाती हैं। हाँ, हम मुट्ठियां भींच लेते हैं। शरीर लड़ने या भागने यानी फाइट और फ्लाइट के मोड में आ जाता है और तनाव हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर बहुत बढ़ जाता है। स्क्रंच एंड लेट गो में हम उस शारीरिक जकड़न को जानबूझकर चरम पर ले जाते हैं। ओके, मतलब हम जानबूझकर तनाव बढ़ाते हैं। हाँ, जब मांसपेशियां पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं और फिर अचानक ढीली छोड़ी जाती हैं तो शरीर को शारीरिक रूप से एक गहरी विश्रांति का अनुभव होता है। अरे वाह! इससे मस्तिष्क को तुरंत संकेत मिलता है कि अब कोई खतरा नहीं है और कोर्टिसोल का स्तर नीचे गिरने लगता है। मतलब भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाने के बजाय ये अभ्यास उस शारीरिक तनाव को बाहर निकालने का एक सुरक्षित रास्ता देता है। बिल्कुल सही। ये विज्ञान तो समझ में आता है, लेकिन अब मैं उस अभ्यास पर आती हूँ जो मुझे थोड़ा मुझे उस पर सच में संदेह है। कौन सा?
वो है हॉट चॉकलेट अभ्यास। हाँ, हॉट चॉकलेट। किताब कहती है कि कल्पना करनी है कि दोनों हाथों में गरम चॉकलेट का एक काल्पनिक कप है। वो बहुत गरम है, इसलिए उसे पीने से पहले फूंक मारकर ठंडा करना है। तो एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे उस काल्पनिक कप पर फूंक मारनी है। बिल्कुल। फिर एक छोटी सी घूंट लेकर की आवाज निकालनी है। हाँ, स्वाद लेते हुए। अब ईमानदारी से बताइए, एक बच्चा जो पूरी तरह से गुस्से से पागल हो रहा है, उसे अगर कोई कहे कि बेटा इस जादुई कप पर फूंक मारो, तो क्या वो सच में शांत होगा? ये सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। मतलब ये असल जिंदगी में कैसे काम कर सकता है? ये सुनने में एक छलावे जैसा लगता है। आपकी ये शंका बहुत स्वाभाविक है। अगर आप इसे सिर्फ एक खेल के रूप में देखेंगे तो ये छलावा ही लगेगा। तो फिर ये काम कैसे करता है? अगर हम इसके पीछे की फिजियोलॉजी को समझें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। असल में हम बच्चे की कल्पना पर नहीं, बल्कि उस कल्पना के कारण होने वाली सांस की लय पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा? जब कोई गुस्से में होता है तो उसकी सांसें छोटी, तेज और अनियमित हो जाती हैं। अगर आप ऐसे में किसी से कहें कि लंबी सांसें लो तो वो शायद ना कर पाए। हाँ, क्योंकि उसका शरीर उसे इजाजत नहीं दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चा हॉट चॉकलेट को ठंडा करने के लिए धीरे धीरे फूंक मारता है तो वो अनजाने में अपनी सांस छोड़ने की प्रक्रिया को लंबा कर रहा होता है। अरे, सांस छोड़ना यानी एक्सेलेशन? हाँ, लंबी सांस छोड़ना एक जादुई चाबी की तरह है। ये सीधे वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। वेगस नर्व? हाँ, जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है। यही वो सिस्टम है जो शरीर को आराम करने और पचाने यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट का संकेत देता है। ओह, तो मतलब असल खेल उस काल्पनिक चॉकलेट के कप का नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कप तो बस एक बहाना है ताकि बच्चा अनजाने में अपनी सांस छोड़ने की अवधि को लंबा कर दे। एकदम सही। और फिर वो जो मम की आवाज निकालता है। सटीक पकड़ा आपने। वो मम्मम की आवाज भी कोई संयोग नहीं है। अच्छा। जब हम ऐसी आवाज निकालते हैं तो हमारे गले में स्वर रज्जू यानी वोकल कॉर्ड्स में एक कंपन पैदा होता है। वो वाइब्रेशन भी वेगस नर्व को शांत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वाओ! तो उस काल्पनिक कप के जरिए बच्चा असल में अपने नर्वस सिस्टम को हैक कर रहा होता है। बिल्कुल। इसी तरह से बियर ब्रेथ काम करता है। भालू वाली सांस? हाँ, इसमें कल्पना करनी होती है कि सर्दियों में भालू अपनी गुफा में सो रहा है और बहुत गहरी धीमी सांसें ले रहा है। भालू के हाइबरनेशन की कल्पना बच्चे के दिमाग में एक सुरक्षित, गर्म और आरामदायक गुफा की छवि बनाती है। ये मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का भाव गहरी सांसों के शारीरिक फायदे के साथ मिलकर सच में एक गजब का असर पैदा करता होगा। एकदम सही कहा आपने। ये तो सच में चौंकाने वाला है कि कैसे छोटे छोटे खेल इतना गहरा वैज्ञानिक आधार रखते हैं। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। मतलब जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मकसद सिर्फ सुस्त होना या सो जाना है। हाँ, लोगों को लगता है बस शांत बैठना है। लेकिन इस स्रोत में ऊर्जा पैदा करने पर भी उतना ही जोर दिया गया है। ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है। कभी कभी परेशानी गुस्सा नहीं होती बल्कि सुस्ती या निराशा होती है। हमें शांत होने की नहीं बल्कि थोड़ी ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके लिए एक अभ्यास है लायन ब्रेथ यानी शेर जैसी सांस। हाँ, जो बहुत ही शक्तिशाली है। इसमें एक गहरी सांस लेनी होती है और फिर जीभ बाहर निकालकर आंखें बड़ी करके पूरी ताकत से हा 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 की आवाज के साथ शेर की तरह दहाड़ते हुए सांस छोड़नी होती है। मुझे लगता है कि बच्चों को अक्सर चुप रहो, आवाज मत करो या आराम से बैठो सुनने की आदत होती है। ये अभ्यास उन्हें थोड़ा शोर मचाने, बड़ी जगह घेरने और अपनी दबी हुई ऊर्जा या हताशा को बाहर फेंकने की पूरी छूट देता है। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुक्तिदायक है। बच्चों को ये महसूस करने की जरूरत होती है कि वो अपनी मजबूत और तीव्र भावनाओं को सुरक्षित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, बिना डांट खाए। बिल्कुल। शेर की तरह दहाड़ना उन्हें वो ताकत महसूस कराता है। इसी तरह का एक और अभ्यास है वेक अप योर फेस। चेहरे को जगाना। हाँ, इसमें चेहरे की मांसपेशियों को जगाने के लिए अजीबोगरीब मुंह बनाना, आंखें बड़ी करना, गाल फुलाना या नाक सिकोड़ना शामिल है। बच्चे तो ये सब करने में माहिर होते हैं ना। अब सोचिए, जब हम तनाव में होते हैं तो हम अक्सर अपने जबड़े को भींच लेते हैं या माथे पर सिकुड़न ले आते हैं। हाँ, माथे पर लकीरें आ जाती हैं। चेहरे की मांसपेशियां तनाव का एक बड़ा केंद्र होती है। फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे चेहरे के भाव
हमारे मस्तिष्क की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर हम मुस्कुराएं तो दिमाग को लगता है हम खुश हैं। बिल्कुल। जब बच्चा अजीबोगरीब मुंह बनाता है तो वह न केवल चेहरे के तनाव को दूर कर रहा होता है, बल्कि ऐसा करना अक्सर हंसी भी लाता है। और हंसी से बेहतर तनावनाशक भला क्या हो सकता है। सही बात है। ये तो शरीर को जगाने की बात हुई, लेकिन स्रोत में कल्पनाशीलता या इमेजिनेशन का बहुत गहराई से उपयोग किया गया है। हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से। जैसे खुद को एक मजबूत ओक ट्री के रूप में देखना, जिसके पैर जड़ों की तरह जमीन में मजबूती से जमे हैं और हाथ शाखाओं की तरह आसमान की तरफ फैल रहे हैं। या फिर एक भिनभिनाती मधुमक्खी के रूप में, जिसमें बाहों को पंखों की तरह फड़फड़ाना और लगातार भिनभिनाने की आवाज निकालना है। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ एक नाटक या रोल प्ले है। अक्सर लोगों को ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या इन कल्पनाशील खेलों का भावनाओं के नियमन से कोई गहरा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। कल्पनाशीलता सिर्फ समय बिताने का खेल नहीं है। ये सहानुभूति यानी एम्पैथी की पहली सीढ़ी है। एम्पैथी? वो कैसे? देखिए, जब एक बच्चा खुद को एक पेड़, भालू या मधुमक्खी के रूप में देखता है तो वो अपने स्वयं के नजरिए से बाहर निकलना सीख रहा होता है। मतलब वो किसी और की जगह खुद को रख रहा है। बिल्कुल। वो दुनिया को किसी और की आंखों से महसूस करने की कोशिश कर रहा है। जो बच्चा खुद को एक मजबूत पेड़ के रूप में महसूस कर सकता है, उसके लिए भविष्य में किसी दूसरे इंसान के दर्द या स्थिति को समझना आसान हो जाता है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसी से जुड़ा किताब का एक बहुत ही खास काइंडनेस अभ्यास है। दयालुता का अभ्यास? हाँ। इसमें बच्चों को शांति से बैठकर ये याद करना होता है कि उन्होंने हाल ही में किसी के लिए क्या अच्छा काम किया है या किसी ने उनके लिए क्या किया है। बहुत ही प्यारी बात है ये। और फिर उन्हें योजना बनानी होती है कि अगला मौका मिलने पर वे किसके प्रति दयालुता दिखाएंगे। ये दिमाग को सकारात्मक यादों और भविष्य के अच्छे इरादों से भर देता है। इसके साथ ही सेटिंग इंटेंशन का अभ्यास है। सुबह उठकर खुद से कहना कि आज मेरा लक्ष्य है कि मैं मददगार बनूंगा या आज मैं बहादुर रहूंगा। ये तो बहुत मोटिवेटिंग है। ये बच्चों को दिन भर की घटनाओं पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले मोड से निकालकर सक्रिय मोड में ले आता है। वे अपने व्यवहार के कप्तान खुद बन जाते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये एक ऐसी जादुई छड़ी है जो हर समस्या को सुलझा सकती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वही तो। चलिए थोड़ा यथार्थवादी बनते हैं। क्या ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला है? नहीं। क्या ये हर जगह हर बच्चे पर एक समान काम करता है? क्योंकि स्रोतों का गहराई से अध्ययन करने पर कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और आपत्तियां भी सामने आती हैं। हाँ, जो कि बहुत स्वाभाविक है। जैसे क्या होगा अगर किसी बच्चे को सांस की कोई बीमारी जैसे अस्थमा हो, उनके लिए सांस रोकने या गहरी सांस लेने वाले अभ्यास फायदेमंद होने के बजाय उन्हें और घबराहट में डाल सकते हैं। बिल्कुल सही चिंता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर बच्चा इतनी आसानी से कल्पनाओं की दुनिया में गोता नहीं लगा पाता। कुछ बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट सोचना असंभव सा हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। माइंडफुलनेस कोई जादू नहीं है और इसे हर किसी पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के मामले में हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या SEPD की समस्या है, जिनका दिमाग आवाजों या स्पर्श को बहुत तीव्र रूप से महसूस करता है। हाँ, जिस रेनस्टॉर्म अभ्यास को हमने इतना बेहतरीन बताया, उसमें हाथों को रगड़ना, ताली बजाना और पैर पटकना शामिल है। एक SPD वाले बच्चे के लिए ये सारा शोर और गति बहुत अधिक भारी और डरावना हो सकता है। ओह, मतलब वो डर सकते हैं इससे? बिल्कुल। ये उसे शांत करने के बजाय एक सेंसरी मेल्टडाउन की तरफ धकेल सकता है। क्या बात है। मतलब जो चीज एक दिमाग को शांत कर रही है, वही चीज दूसरे दिमाग के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। और ADHD वाले बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? ADHD वाले बच्चों का दिमाग डोपामाइन की कमी से जूझ रहा होता है। ऐसे में उनसे ये उम्मीद करना कि वे एक जगह बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे, उनके लिए किसी सजा से कम नहीं हो सकता। हाँ, वो तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। उन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए अक्सर ज्यादा बड़ी शारीरिक गतिविधियों और तुरंत रिवॉर्ड देने वाले हस्तक्षेपों की जरूरत होती है। अच्छा। इसी तरह जिन बच्चों में फैंटेजिया होता है, यानी जो बंद आंखों से किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते या जो कल्पनाशील सोच में सहज नहीं है, उनके लिए कैंडल ब्रेथ, जिसमें एक काल्पनिक मोमबत्ती बुझानी होती है, बहुत निराशाजनक हो सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे बच्चों के लिए हमें उनके सामने कोई ठोस असली वस्तु रखनी चाहिए,
जैसे कोई असली कागज की फिरकी जिस पर वे फूंक मार सकें। ये बहुत प्रैक्टिकल समाधान है। इसलिए इन तकनीकों को अपनाते समय बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतों, उसकी सीमाओं और उसके न्यूरोलॉजिकल ढांचे को समझना सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस पूरे गहरे विश्लेषण से आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है? बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें आज। बिल्कुल। ब्रीथ लाइक अ बियर के माध्यम से हमने ये समझा है कि माइंडफुलनेस का मतलब चुपचाप बिना हिले डुले बैठना और दुनिया से कट जाना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। ये शेर की तरह दहाड़ने, भालू की तरह गहरी सांस लेने या बारिश के तूफान की तरह शोर मचाने जितना ही मजेदार, ऊर्जावान और गतिशील हो सकता है। हमने ये भी देखा कि हमारा शरीर और हमारी भावनाएं आपस में कितनी गहराई से गुंथे हुए हैं। हाँ, जब आप शरीर की जकड़न को दूर करते हैं, चाहे वो कैट स्ट्रेच से हो या स्क्रंच एंड लेट गो से, तो दिमाग का तनाव अपने आप कम होने लगता है। आप दिमाग से लड़कर उसे शांत नहीं कर सकते, आपको शरीर के रास्ते से होके जाना पड़ता है। और इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि शांत रहना कोई जन्मजात गुण या प्रतिभा नहीं है जो किसी में होती है और किसी में नहीं। बिल्कुल। ये कौशल है, बिल्कुल साइकिल चलाने या तैरने जैसा। जिसे सीखा जा सकता है। हाँ, इसे अभ्यास के जरिए सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें महसूस करने की अनुमति देना और फिर रचनात्मक तरीके से उनकी ऊर्जा को मोड़ना, ये बचपन में सीखी जाने वाली सबसे जरूरी जीवन विद्या है। ये स्रोत हमें सिखाता है कि भावनाओं से भागना या उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित वातावरण में उन्हें सही दिशा देनी है। और शायद यही वो जगह है जहां हम बड़े लोग सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं। तो चलिए, इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार छोड़ते हैं जो थोड़ा चुभने वाला हो सकता है। बिल्कुल, बताइए। जरा इस बारे में गहराई से सोचिए। अगर 5 या 6 साल का एक छोटा बच्चा एक काल्पनिक हॉट चॉकलेट के कप पर फूंक मारकर अपने नर्वस सिस्टम को हैक कर सकता है और अपने सबसे बड़े गुस्से को काबू में ला सकता है, तो हम वयस्कों का क्या? वही तो सोचिए, ऑफिस की एक बेहद तनावपूर्ण मीटिंग के दौरान जब आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा हो, या आप किसी भयंकर ट्रैफिक जाम में फंसे हो और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, जो कि आजकल रोज का ही काम है। हाँ, तब सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बेयर ब्रेथ का अभ्यास हमें कितने बड़े मानसिक पतन से बचा सकता है। बहुत ज्यादा से ली जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। शायद बचपन की उन किताबों में ही हमारी आज की सबसे बड़ी उलझनों का सबसे आसान हल छिपा है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि आज आपने अपने दिमाग और सांसों के रिश्ते के बारे में कुछ नया और अद्भुत सीखा होगा। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको आज की ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया ऑडियो सूत्रा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी माइंडफुलनेस तकनीक सबसे अच्छी लगी, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।